क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और हमारी जो आज की ये क्लास है, ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए। हालाँकि प्रकारात्मक एक ऐसा टॉपिक है जो मेडिकल सोशल वर्क में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम लोगों से, क्योंकि ये समाज कार्य का एक पार्ट है। अगर आप यूजीसी का सिलेबस यूनिट 2 देखेंगे और दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा समाज कार्य के अध्ययन या समाज का अध्ययन के अंतर्गत उपागम। तो उसमें संघर्ष मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वंदात्मक। ठीक है, एक आपको मिलेगा प्रकारवाद या प्रकारात्मक मिलेगा आपको एक। ठीक है, इन चार ऐसे जो है उपागम दिए गए हैं, उन चारों उपागम से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं चार उपागम पर बातचीत करने वाला हूं आप लोगों से। ठीक है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक तब समझ में आता है जब आप इसके नोट्स बनाते चलते हैं। बेसिकली मैं आपसे कहूँगा कि अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें, और ये टॉपिक याद तब होगा जब आप किसी को नोट्स बनाएंगे, मेन मेन चीज़ों को आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर, है ना, परीक्षा में। तो जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तब आप वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, और जो पूछे जाते हैं मैं आप लोगों के यहाँ पर स्पष्ट भी करूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है प्रकार्यवाद को लेकर। हम प्रकार्यवाद पर बातचीत करेंगे। देखिए, प्रकार्य में एक शब्द जुड़ा है कार्य। ठीक है, इस कार्य का मतलब होता है एक्शन से। इस कार्य का मतलब होगा एक्शन से। लेकिन अगर मैं केवल प्रकार्य बोलूं तो इस प्रकार्य का जो अर्थ होता है फंक्शन से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि प्रकार्यवाद में जब कोई कार्य, कोई भी टास्क अगर आप योजनाबद्ध तरीके से निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूअस या सतत कार्य का स्वरूप बनाया जाता है, तो उसे हम प्रकारात्मक योजना कह सकते हैं या प्रकारवाद भी उसको हम बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर परीक्षा में सवाल आपसे पूछेगा तो कहेगा कि प्रकार्यवाद तात्पर्य, उसकी मीनिंग पूछ लेगा, है ना। बहुत बच्चे कई साल से पढ़ रहे हैं, प्रकार्यवाद का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जब कोई कार्य, कोई काम या कोई वर्क आप योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, परंतु निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कोई कार्य कर रहे हैं आप और योजनाबद्ध से कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं, और वो भी लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके जब कोई कार्य लगातार करेंगे तो एक कार्य का स्वरूप तैयार हो जाता है ना। स्वरूप मतलब दृष्टिकोण होता है, पॉइंट ऑफ व्यू एक बनता है, स्वरूप बन जाता है उसका। और जो जैसे ही कोई कार्य का स्वरूप बन जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकारात्मक योजना भी, या प्रकारात्मक या प्रकार्यवाद भी हम बोल सकते हैं। बस यही बात ध्यान रखिएगा, निरंतरता किसी कार्य को स्वरूप दे रहा हो तो उसे प्रकार्यवाद कहेंगे। उम्मीद करता हूं शायद आप इस मीनिंग को समझ गए होंगे, क्योंकि इस मीनिंग से भी प्रश्न हम लोगों से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रकार्यवाद में कई विद्वान के नाम आते हैं, जैसे टालकाट पार्सन्स हो गए, आर के मर्टन हो गए, दुर्खिम हो गए, है ना। कई विद्वानों का नाम हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में ये पूछ ले आपसे कि प्रकार्यवाद के जनक कौन है, उसके जनक कौन है, तो नाम नोट करना है तो कर लीजिए, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। ऐसे अगर आप लिख लिख कर अपनी कॉपी पर पढ़ेंगे तो आसानी होगी आपको याद करने में भी और समझने में भी। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट थी जो मैंने प्रकार्यवाद का जनक का नाम बताया। ठीक है, अब ये आपके टॉपिक में सिलेबस में क्यों मेंशन किया गया प्रकार्यवाद को? समाज, हालांकि तो समाज का अध्ययन है, तो क्यों सोशल वर्क के यूनिट नंबर 2 में मेंशन किया गया? बेसिकली जब भी समाज कार्य का कोई कार्य होता है या कोई टास्क आप करते हैं, कोई नहीं नहीं कोई ईयर वगैरह नहीं, बट 1842 से लेकर और 1910 के बीच में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई थी, इन्हीं के बीच में, है ना। काफी लंबा दौर रहा है और विलियम जेम्स की ये भूमिका रही, जब तक रही 1842 से लेकर 1910 के बीच में।
तो उसी के दौरान प्रकारीवाद था। बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई एग्जैक्ट वर्ष नहीं है कि प्रकारीवाद तब से आया, है ना। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखिए, ये प्रकार ये क्यों दिया गया सोशल वर्क में। मैं आपको बता दूं कि जब हम सोशल वर्क में कोई काम करते हैं तो हमें पता है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की प्रणालियां, जिसको हम पद्धति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो उस पद्धति में जैसे एक प्रत्यक्ष पद्धति है, एक अप्रत्यक्ष पद्धति है, और ये बात कहने वाला कोई विद्वान था तो वो फ्लोरेंस होलिस थे, है ना। सारे तथ्य लिखते चलिएगा, साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताना चाहूंगा और बहुत ही आसानी से फिर आप समझ पाएंगे इस टॉपिक को। बेसिकली ये जो प्रकार्यवाद यहाँ पर आया, ये कोई कार्य जिसे प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? केस वर्क हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी वर्क हो गया, ये प्रत्यक्ष प्रणालियां हैं, है ना। हम क्लाइंट के सामने क्या होते हैं कि प्रस्तुत होते हैं, और क्लाइंट हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है। तो हम जब आदान प्रदान वाली प्रतिक्रिया जब प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो वहां पे सेवार्थी को हम अनुकूलित करते हैं और उसे समायोजित करते हैं। अच्छा, इसे इसलिए करते हैं अनुकूलित और समायोजित ताकि वो स्वतः निर्णय ले सके और अपनी जो जीवन याचिका है उसे वो सही तरीके से चला सके और आत्मनिर्भर हो सके। ये हम काम करते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली में। यही कारण है कि प्रकारवाद को दिया गया कि प्रकार्य वे प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जो किसी सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन करने में सहायता करता है। अच्छा, सहायता कैसे? अभी मैंने आपको बताया भी है कि एक व्यवस्था के माध्यम से, इसको एक योजनाबद्ध तरीके से, जब हम किसी की अगर हम बात करते हैं किसी योजनाबद्ध तरीके से, तो उसमें जो बदलाव है, जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, वह प्रक्रिया क्या कहला रही थी? प्रकारीवाद कहला रही थी। कहने का भाव ये है कि जब समाज में कोई क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं, सतत तरीके से, कंटिन्यूअस तरीके से, और वह समाज का एक व्यवस्था का रूप ले लेता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते थे? प्रकारीवाद कहते थे। जब कोई स्वरूप बन जाए तो प्रकारीवाद का पार्ट बन जाता था। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन करने में जो सहायता करता है वही प्रकार्य है। ये दूसरी बातें थी। ठीक है, प्रकारीवाद बेसिकली क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये सोशल वर्क में इतना क्यों इम्पोर्टेंस है? प्रकारात्मक की बात अगर मैं करता हूं और प्रकारीवाद, बात दोनों एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं है कि कहीं प्रकारीवाद आ गया प्रकारात्मक आ गया, बात अब पता चले कि आप लोग अलग अलग सोच रहे हो, नहीं, बात एक ही है। जब कोई सामाजिक स्थिरता और कोई साझा सार्वजनिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर काम ना करके सभी व्यक्ति पर काम कर रहे होते हैं, है ना। टोटली अगर मैं बात करूं कि सभी का विकास, सभी के कल्याण की बात कर रहे होते हैं, तो वो सार्वजनिक कहलाता है। जब हम सार्वजनिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समाज में जो मौजूद आम सहमति होती है उन व्यवस्थाओं पर हम क्या देते हैं? बल देने लगते हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि प्रकारीवाद कभी भी इकाई में काम नहीं करेगा, वो सार्वभौमिक में काम करेगा। नोट करिएगा ये पॉइंट। इकाई में काम बेसिकली प्रोबेबिलिटी करती है, संभावनाएं करती हैं, और वो सैंपलिंग का पार्ट होता है ना, वो सैंपलिंग का पार्ट होता है। तो सैंपलिंग में इकाई यूज होता है। अभी आपने हाल ही में एक क्वेश्चन भी देखा था एमपी सेट में, तो वो रिसर्च से था। अगर प्रकारीवाद से सवाल आएगा तो इकाई वहां पे गलत हो जाएगा, फिर वहां पे संपूर्ण लिखा रहेगा ऑप्शन में, या तो सार्वजनिक लिखा होगा। अभी मैंने हाल ही में पेपर करवाया है, जिन बच्चों को याद होगा वो समझ पा रहे होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताइए, एक बार स्पष्ट करिए। हाँ, अगर किसी बच्चों को समझ भी नहीं आएगा तो आप जरूर हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। क्लासेस में कोई तीव्र गति से नहीं, मैं आराम से लेके चलूंगा ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकारीवाद। देखिए, समाज के जो जीव की तरह ही कार्य करने वाला माना जाता है। बेसिकली अगर जब हम जिक्र करते हैं सामाजिक संस्थाओं को लेकर या किसी उत्पादन को लेकर, तो जब
सामाजिक संस्थाएं बनाए रखना और साथ ही साथ किसी प्रोडक्ट या उत्पादन को लेकर पुनः पुनर्उत्पादन की बात करने की प्रक्रिया में, मतलब रिहेबिलिटेट करने की प्रक्रिया, मतलब पुनर्वासित करने की प्रक्रिया, उस पुनर्वासित करने की प्रक्रिया में जब दोनों चीजें मिल जाएं, जैसे मैंने क्या मिल जाए, एक सामाजिक संस्थाएं मिल जाए और एक रिहेबिलिटेशन से मिल जाए। अच्छा, ये क्या है, रिहेबिलिटेशन कहाँ करोगे आप? संस्थाओं में करोगे आप। किसी व्यक्ति के अंदर अगर मान लीजिए असामाजिक व्यवहार है ना, असामाजिक तथ्य उत्पन्न कर रहा है समाज में, तो उसको सुधारोगे कैसे? संस्था के माध्यम से सुधारोगे, है ना। तो संस्था के, अभी ऐसे थोड़ी कि आप सेशन देने जा रहे हो, तो सेशन वाली प्रक्रिया बेसिकली नहीं कहलाएगी प्रकारीवाद। सेशन वाली प्रक्रिया, सेशन का मतलब ये हुआ कि आप संस्था से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जब आप संस्था से जुड़कर उस व्यक्ति का पुनर्वासित करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकारीवाद कहलाती है ना। तो हम प्रकारीवाद इस समाज को इस तरीके से देखते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बात किया, जैसे कि एक तथ्य हमारे सामने है, संरचनात्मक प्रकारीवाद। अगर ये पेपर में सवाल आए कि संरचनात्मक प्रकारीवाद किसने दिया है, तो आप मुझे बताइए, मैं दो ही ऑप्शन दूंगा आप लोगों को। एक ऑप्शन दे रहा हूं टालकाट पार्सन्स, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं इस्माइल दुर्खिम। तो आप किसका जवाब लगाएंगे कि संरचनात्मक प्रकारीवाद किस विद्वान ने दिया है? दुर्खिम। मैं दोनों के बारे में बात बताऊंगा। अब एक चीज स्पष्ट कर दो यहीं पे, ये दोनों विचारधाराएं जो हैं, दोनों विचारकों का मैंने जो नाम लिया है, एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज। जो मैंने दोनों विचारकों का नाम लिया है, जैसे एक नाम लिया है इस्माइल दुर्खिम और एक का नाम लिया है टालकाट पार्सन्स, और ये दोनों बहुत प्रमुख हैं, बहुत ही मेन है, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। अगर हम दुर्खिम का लगाएंगे ना, तो यह प्रकार संरचनात्मक प्रकारीवाद में सिद्धांत के रूप में उभर के आएगा, तब आप वहां पे करेक्ट लगाएंगे, सिद्धांत के रूप में। इनका कहना यह था कि समाज के सभी पहलू, समाज के जो पहलू हैं, क्या क्या पहलू हो सकते हैं समाज के पहलू? एक रोल हो सकता है, रोल का मतलब होता है भूमिका। एक मानदंड हो सकता है जहां हम रीति रिवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। संस्थाएं हो सकती हैं, संस्कृति हो सकती है, परंपराएं हो सकती हैं। टोटली अगर मैं कहूं तो समाजीकरण को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, सोशलाइजेशन को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हो। तो जब प्रश्न पूछे कि संरचनात्मक प्रकारीवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो इस्माइल दुर्खिम का नाम, और संरचनात्मक प्रकारीवाद का कॉन्सेप्ट इस्माइल दुर्खिम का क्या है, तो ऑप्शन में खुद कहेगा कि वहां पे भूमिका होगी लिखा होगा, या मानदंड लिखा होगा, या संस्थाएं लिखी होंगी, या वहां पे संस्कृति लिखी होगी। तो अब तब आप क्या करिएगा, वहां पे इस्माइल दुर्खिम वाले कॉन्सेप्ट को करेक्ट कर दीजिएगा, है ना। लेकिन जब बात आती है टालकाट पार्सन्स की, तो टालकाट पार्सन्स की अवधारणा में इनका नाम सिद्धांत में नहीं आएगा, इनका नाम अवधारणा में आती है, इनका नाम अवधारणा में आती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम अवधारणा में हमें देखने को मिल जाएगा, टालकाट पार्सन्स का। तो टालकाट पार्सन्स संरचनात्मक प्रकारीवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, अवधारणा दिया है। क्या दिया है? जैसे व्यापारिक सौदे हो गए, इसकी बात करता है। समाज एक व्यवस्था के रूप में काम करती है, इस तरीके की बात करते हैं। तो चाहे वो व्यवस्था के रूप में हो या व्यापारिक के रूप में हो, व्यापारिक का मतलब एक व्यवसाय को रिलेट कराते हैं वो। तो समाज कार्य एक व्यावसायिक प्रक्रिया तो है ही है, 19वीं सदी में हुआ है, तो इस जिक्र देखने को हमें मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि संरचनात्मक प्रकारीवाद यह केवल प्रकारवादी समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। प्रकारवादी सोच को विकसित करने वाले समाजशास्त्रियों में जिन दो विचारकों का महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें से एक है दुर्खिम, दूसरा है टालकाट पार्सन्स। प्रमुख रहे हैं ये दोनों। अमेरिकी समाजशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत का एक खास स्थान रहा है, और समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आप लोगों से कि प्रकारवाद रिलेट कराता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष जो स्वरूप होता है, जो प्राथमिक प्रणाली है वाल्टर एंड्रियास की, वो टोटली इसी पर डिपेंड है।
साथ ही प्रकारवादी सोच का एक विशेष स्थान रहा है। प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक ये भी मानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं, और व्यवस्था के बारे में खास कर अगर कोई जिक्र करता है कि समाज एक व्यवस्था है, ये डेफिनेशन किसने दिया है? और कितनी भी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखा हो, परंतु उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए कि समाज एक व्यवस्था है या व्यवस्थित तरीके से समाज का कार्य चलता है, तब आप मेंशन कर सकते हो टालकाट पार्सन्स का नाम। ठीक है, परिभाषा। बाकी तो जो कीवर्ड है, कीवर्ड्स को आपको समझने की प्रयास करना चाहिए। समाज जो है एक व्यवस्था के रूप में है, ये बात किसने कहा है? टालकाट पार्सन। इसीलिए समाज को एक सिस्टम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सिस्टम के रूप में देखा जाता है। समाज को किसके रूप में देखा जाता है? सिस्टम के रूप में। और सिस्टम के रूप में किसने कहा है? बताइए, अभी भी बताया मैंने। सिस्टम के रूप में किसने बोला है? टालकाट पर। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में चलाए रखने के लिए विभिन्न तथ्यों के बीच में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। बात सत्य है। इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि वो स्वतः अपना कार्य को कर सके, इसलिए उसे इम्पोर्टेंस जो सोशल वर्क में दिया जाता है या समाज अध्ययन में जो दिया जाता है वो आत्मनिर्भरता पर बात की जाती है। तो समाज के ये विभिन्न तत्व एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है ना। अब देखिए, संपूर्ण व्यवस्था, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि कभी यूनिट या इकाई पर काम नहीं करता है सोशल वर्क का प्रकारवाद। ये जब भी काम करेगा वो सार्वजनिक काम करता है, सार्वभौमिकता का काम करता है, रिलेट कराता है ये दो शब्द संपूर्ण को, है ना। कभी भी होल टू पार्ट नहीं जाता, बल्कि पार्ट टू होल आने की प्रक्रिया को ये रिलेट कराता है, अंश से संपूर्ण की ओर। तो व्यवस्थित स्वरूप बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों और व्यवस्था या संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाजशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के जनक जो कहलाते हैं उन्हें इस्माइल दुर्खिम का नाम बताया जाता है। अब एक और कीवर्ड आया आपके सामने। अगर उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं तो तथ्यों को जरूर लिखते चलें साथ साथ, और यूजीसी के बच्चे भी। तो समाजशास्त्र में अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रकारवादी सिद्धांत के जनक कौन है, तब आप किसका नाम लगाएंगे? इस्माइल दुर्खिम का नाम। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा है सिद्धांत, मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आपसे सब प्रकारवाद के अवधारणा के जनक पूछेगा तो आप दुर्खिम का नाम नहीं लगाएंगे। किसका नाम लगाएंगे? विलियम्स, जेम्स विलियम। अच्छा, ओके, ठीक ठीक, विलियम जेम्स, गुड। वहीं अगर बात करता है कि जिन्होंने यह बताया है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्म नैतिकता आधार प्रदान करता है, तो धर्म के आधार पर समाज के नैतिक मूल्य और समाज के एकाकी स्वरूप की पुष्टि होती है ना। अब धर्म के आधार पर बात की जा रही है, तो धर्म के आधार पर भी समाज के नैतिक मूल्य भी बनाए जाते हैं और समाज में जो एकाकी स्वरूप है उसको भी बनाया जाता है। मतलब परिवार आज समाज में विघटित हो रहा है, तो विघटन का रोकने का जो काम करता है वो प्रकारवाद करता है ना। नैतिक जो मूल्य हैं समाज कार्य के, जो प्रकारवाद को ये काम करता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस्माइल दुर्खिम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक सवाल हमारे परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक समाज विज्ञान में मुख्य शिल्पी और समाजशास्त्र के, देखिए समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो अगस्त काम्टे को कहा जाता है, और जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं वो जीएस घुरई को कहा जाता है। पता होगा, मैंने कई बार बता भी चुका हूं आप लोगों से। लेकिन यहाँ जो समाजशास्त्र के जनक कहा गया है ना, ये आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा गया है। ठीक है, आधुनिक समाज विज्ञान के मुख्य शिल्पी की बात की गई है, तो इसके जनक में अगर नाम आता है तो डेविड इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग खासकर। उसके बाद देखिए दुर्खिम ने कई तरीके से जो है, इन्होंने कई थ्योरीज प्रकारवाद को रिलेट कराते हुए कई सिद्धांत कई अवधारणाओं को लेकर बारे में जो है जिक्र किया। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें आप लोगों से,
तो वो कॉन्सेप्ट है आपका दुर्खिम का श्रम का विभाजन, है ना, दुर्खिम का श्रम का विभाजन। क्लियर, बताइए, क्लियर हो रहा है? अब इस श्रम विभाजन का अगर आपको अर्थ समझना है, समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में सवाल श्रम विभाजन से भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य, डिवीजन ऑफ लेबर इसको कहते हैं। अगर श्रम विभाजन ना लिखा हो, इसकी जगह विशिष्टीकरण लिखा हो, तो बात दोनों एक ही है। अब पेपर में श्रम विभाजन एग्जामिनर क्या करेगा, ये सभी को पता है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, विशिष्टीकरण दे देगा, है ना, स्पेशलाइजेशन दे देगा परीक्षा में। तो विशिष्टीकरण ही श्रम विभाजन है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है। पहली बात। दूसरी बात श्रम विभाजन का, जब किसी बड़े कार्य को, बात को समझिएगा, कोई बड़ा कार्य है, उस कार्य को जब आप छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है? जब कोई बड़ा, ओके, रिपीट कर रहा हूँ, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जब किसी बड़े कार्य को, कोई बड़ा कार्य है, उस कार्य को छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को, हर एक पार्ट को, ठीक है, करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए गए हैं। मतलब आप यहाँ पे ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, लोगों को अपने अलग अलग निर्धारित कर दिया है, तो उसे कहेंगे श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, या आप उसे कहेंगे विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब होता है किसी एक बात को पॉइंट करना, स्पेशलाइज किसी एक बात को या किसी एक पॉइंट को क्या करना, आप वहां पे निर्धारित करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो वही एक प्रकार की स्पेशलाइजेशन का पार्ट बनता है ना। तो बड़े कार्य की दक्षता को पूर्ण करके उसमें जब मदद करने की बात आती है, तो वो श्रम विभाजन ही होता है। लेकिन श्रम विभाजन में थोड़ा सा एक और डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने कहा कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, छोटे छोटे में डिवाइड करके उस कार्य को आगे लेके बढ़ाना, तो उसे हम लोग कहेंगे टास्क एनालिसिस, उसको हम बोलेंगे कार्य विश्लेषण। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में जब ये सवाल आए कि किसी कार्य को आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो टास्क एनालिसिस होगा। और जब ये कहेगा किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके, ठीक है, अलग अलग लोग को निर्धारित कर दिया जाए, तो वो श्रम विभाजन हो जाएगा। वहां पर एक शब्द केवल जुड़ गया है, अलग अलग लोग को निर्धारित करना, बस यही अंतर है इसमें। क्या ये बात स्पष्ट होगी? और दोनों से ही पेपर में सवाल आ चुके हैं, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, मतलब आप अगर आप कोई काम करोगे, जैसे किसी मेडिकल हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूट या एनजीओ में, तो आप उस काम को करने के लिए आप पहले प्लानिंग करते हो, तो उस प्लानिंग के माध्यम से उस कार्य को आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हो। तो कार्य जो करते हैं आप, उस कार्य को आपने डिवाइड किया है, तो वो टास्क एनालिसिस है, वो टास्क एनालिसिस है। टास्क एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, ठीक है। अब स्पष्ट हुआ? एक बार क्लियर करिए। हाँ, इसमें इस्माइल दुर्खिम का नाम आएगा, करेक्ट, ठीक है, ठीक है।
कार्य विश्लेषण नहीं, कार्य विश्लेषण इस्माइल दुर्खिम का नहीं है सर। ये मैंने एक परिभाषा बताई है कार्य विश्लेषण में और श्रम विभाजन में। श्रम विभाजन जो है इस्माइल दुर्खिम का है, इस्माइल दुर्खिम का है। ठीक है, बताइए, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। देखिए इसमें ये पॉइंट दिया गया है, एमिल दुर्खिम की पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी करके, और ये किताब आई सन 1893 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बुक भी पूछ लेता है कब ये बुक आई थी, 1893 में आई। और यह उनका पहला प्रमुख प्रकाशित काम था जिसमें उन्होंने एनोमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द इनोमी, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अप्रतिमानहीनता। एनोमी को क्या बोलते हैं? अप्रतिमानहीनता या सामाजिक प्रभाव के टूटने की अवधारणा को पेश किया और एक समाज के भीतर व्यक्ति पर मानदंड को दर्शाया। कहने का भाव ये था कि श्रम विभाजन एक कार्य पद्धति है जहां उत्पादकता बढ़ाने के लिए दी गई उत्पादन प्रक्रिया को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और श्रमिकों के भीतर कार्य प्रवाह को विभाजित करने का एक तरीका है जिससे कि वो पूरी तरह से एक सरल से निष्पादित कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। वही श्रम विभाजन का पार्ट होता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे फिर यहाँ कह रहा है आपसे कि श्रम लाभ सोसाइटी का विभाजन। दुर्खिम ने चर्चा की कि श्रम विभाजन कैसे होता है। कुछ लोगों के लिए निर्दिष्ट नौकरियों की स्थापना से समाज को लाभ होता है क्योंकि यह एक प्रक्रिया का प्रजनन क्षमता और श्रमिकों के कौशल को सेट को बढ़ावा देता है, इसलिए ये श्रम लाभ की सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। जब किसी प्रोसेस का, है ना, किसी प्रोसेस को श्रमिक के जो कौशल हैं, जो स्किल हैं, उनके स्किल को वो बढ़ावा दिया जा रहा हो तो जाहिर सी बात है वो लाभ है। बढ़ावा ना दिया जा रहा हो तो वो हानि है। और बात किस चीज की है? श्रमिकों की कैपेसिटी की, सॉरी स्किल की, है ना। ठीक है, स्किल की। आगे हमसे अगर बात किया जा रहा है कि यह उन लोगों के बीच एकजुटता की भावना भी पैदा करता है जो उन नौकरियों की साझा करते हैं, लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन आर्थिक हितों से परे है और इस प्रक्रिया में यह एक समाज के भीतर सामाजिक और अनैतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आर्थिक से नहीं है, ये समाज से है, ये नैतिक व्यवस्था से है, ये मानदंड से है, ये संस्कृति से, ये संस्थाओं से। शुरुआत में ही बता दिया प्रकारवाद इससे रिलेट होता है। तो प्रकारवाद का जब पार्ट ही श्रम विभाजन के अंतर्गत आता है तो ध्यान रखिएगा नैतिक व्यवस्था से, समाज से रिलेट कराएगा। संस्कृति ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें, संस्थाएं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएंगी उसमें, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। श्रम विभाजन को पहले से ही गठित समाज के सदस्यों के बीच प्रभावित किया जा सकता है, ये आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ही, इस्माइल दुर्खिम ने धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत का नाम भी लिया। ठीक है, अच्छा, श्रम जो विभाजन है इस समझ में आ गया दुर्खिम का? एक बार स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट लेता हूं। चलिए बोलिए। नहीं, यहाँ तो स्किल की ही बात हो रही, क्योंकि वहां पे, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो श्रमिकों के ही कार्यों पर बात हो रही है। श्रमिक के जो काम है, जो कार्य है, उन्हीं की चर्चा हो रही है और वो सीमित है ना, वो सीमित है। जैसे इनकी बात ये है, सामाजिक श्रम में इनका कहना ये है कि जहाँ पूंजीवाद और उत्पादन की फैक्ट्री है, वो एक व्यवस्था प्रचलित है, वह एक व्यवस्था प्रचलित है। तो उस व्यवस्था प्रचलन में ये एक इकाई पर बात नहीं करते हैं,
ये एक इकाई पर बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं सार्वभौमिकता की, सभी की बात करते हैं। तो इकाई तो आएगी नहीं। अगर स्किल की बात आ रही है ना, तो स्किल का मतलब ये नहीं समझे कि आपकी इकाई की बात हो रही हो। स्किल का मतलब कौशल होता है, कौशल का मतलब हो रहा है कि वो सार्वभौमिकता को रिलेट करा रहे हैं, संपूर्ण कार्य को रिलेट करते हैं। वो कहीं ग्रुप में करेंगे स्किल, या तो कहीं कम्युनिटी में स्किल करेंगे। आप ये सोचो कि कहीं अगर इनका श्रम विभाजन हो रहा है, तो श्रम विभाजन में अब एक व्यक्ति है, तो उसमें श्रम विभाजन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू में, इनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा श्रम विभाजन का पॉइंट या तो ग्रुप वर्क में चलेगा, या तो इनका पार्ट चलेगा कहाँ पर, कम्युनिटी वर्क में। कारण ये था कि इन्होंने इन्होंने अपने परिभाषा में एक बात कही थी, मैंने आपको बताया अभी भी, कि कार्य तो छोटे छोटे भागों में होंगे, कोई बड़ा कार्य, लेकिन उन कार्यों के लिए ना लोगों का भी अलग हो जाना होगा। लोगों का अलग होना, और लोगों का अलग होना का मतलब हुआ कि या तो आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, या तो आप केस ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिटी पे बात नहीं करते हैं, सार्वभौमिकता पर बात होती है इनकी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, अब देखिए, इस्माइल दुर्खिम का ही एक प्रकारवादी सिद्धांत में ही ना धर्म आता है। बड़ा फेमस रहा है ये भी, धर्म भी, क्योंकि परीक्षाओं में धर्म से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दुर्खिम ने एक धार्मिक जीवन की प्रारंभिक स्वरूप में धर्म एक प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, और दुर्खिम अपना सिद्धांत देने से पहले पूर्ववर्ती धर्म संबंधी विचारकों के या विचारों का खंडन करते हैं। तो इस्माइल दुर्खिम महोदय बड़े ही फेमस विद्वान हैं, और इनका अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिला है। तो इनकी प्रक्रिया में धार्मिक जीवन का जो प्रारंभिक स्वरूप है, ये आपको ध्यान रखना होगा, और ये इस्माइल दुर्खिम का है, ये इस्माइल दुर्खिम का है। ये पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर रहेगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। अब इन्होंने कहा कि जो नियम, विविधता, उत्पादन, जो सभी कारक हैं उस पे लागू होता है। ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीजें लागू होती हैं, तो ये श्रम के विभाजन में, ना कि इसमें लागू होता है, धर्म के उत्पादन में। तो धर्म की प्रकारवाद में अलग अलग विद्वानों ने कुछ परिभाषा दिया। जैसे एक थे टाइलर, टाइलर के अतिवादी सिद्धांत के नाम से जाना गया है इसी धर्म के, जो दुर्खिम दिए हैं। तो पेपर में ये सवाल आ जाता है कभी कभी कि आत्मवादी सिद्धांत किसका है, तो टाइलर का है। अब इन सभी के सिद्धांतों को दुर्खिम क्या करते हैं, खंडन करते हैं। खंडन का मतलब आलोचना, एक प्रकार से। किस तरीके से? दुर्खिम कहते हैं कि इस सिद्धांत में आदिम मानव को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान माना जाता है, या मान लिया गया है। ये अधिक बुद्धिमान माना किसने था, तो टाइलर ने माना है। और धर्म को बहुत सरल तरीके से परिभाषित किया, जबकि धर्म एक जटिल संस्था है, और ये जटिल संस्था के रूप में किस विद्वान ने कह दिया, इस्माइल दुर्खिम ने कह दिया। धर्म जो है एक जटिल संस्था है, और ये एक बहुत सरल तरीके से परिभाषित करने का भाव ये था कि आदिम मानव को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान मान लिया गया। जो आदिम मानव थे ना, उनकी आवश्यकता से अधिक मान लिया गया कि भैया ये बड़े बुद्धिमान थे। अच्छा, रीजन ये भी था कि इनके आत्मवादी सिद्धांत में ये भी बातें कही गई कि जो पहले के लोग थे वो बेसिकली, जैसे कोई जंगली जानवर था, उन पे हावी ना हो पाए, तो जहाँ वो सोते थे उससे पहले होता है ना, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसको गिरा दिया जाता था। तो जैसे कोई खतरनाक जानवर अगर आता है, तो पेड़ की पत्तियों से ही होके जाता है, तो वहां से क्या होता है, आवाज आती है पत्तियों से। तो जो पहले के मनुष्य थे वो समझ जाते थे कि कोई खतरनाक जानवर आ रहा है, तो अपने प्राणों की या अपने जान की वो रक्षा कर लेते थे। तो उन्हीं प्रक्रिया में आत्मवादी सिद्धांत में टाइलर ने कहा कि बड़े बुद्धिमान थे ये, है ना। तो अच्छा, यही कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है आत्मवादी सिद्धांत में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो इन्होंने कहा कि बहुत बुद्धिमान है, तो और इन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं है ना। इन्होंने कहा कि धर्म एक जटिल प्रक्रिया, उनको रिलेट करते हुए इन्होंने स्पष्ट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आत्मवादी सिद्धांत किसने दिया है, बताइए एक बार।
टाइलर ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक नाम और आता है और वो नाम है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि दुर्खिम कि धर्म एक सामाजिक व्यवस्था है और इस सिद्धांत को समाज को वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानव जो मानववाद है उसका खंडन किया, है ना। फिर उसके बाद अगर हम मानववाद मतलब बेसिकली क्या था ये प्रक्रिया, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं तो पहले सोशल वर्क में मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था, नाम आता हेलन क्लार्क का नाम। मानवतावाद का सिद्धांत जो था उन्होंने युगों के आधार पर दिया था। तो मानववाद बेसिकली यहाँ पे मानवतावाद को रिलेट कराया गया है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्हीं चीजों को इन्होंने जो है रिलेट कराया है। तो इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा कि ये किसी की अगर आप मदद कर रहे हैं ऐसी प्रक्रिया में, वो धर्म का पार्ट था तो उसको मानवतावाद का खंडन कर दिया। और इस मानवतावाद का खंडन इस्माइल दुर्खिम ने किया था। इस्माइल दुर्खिम ने किया था। अब इस्माइल दुर्खिम ने ये बात सारी प्रक्रियाएं जो थी वो 1912 में कही थी। खंडन भी अगर पूछता है तो सन 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ करके एक किताब प्रस्तुत किया और उसी किताब में ये बताया, जो कि मैंने शुरुआत में ही अभी आप लोगों से जिक्र किया था, कि धार्मिक जीवन का प्रारंभिक जो स्वरूप है इसी को 1912 में निर्धारित किया गया था या बताया गया था। अब इसी किताब में इस्माइल दुर्खिम ने खंडन भी किया और इसी किताब में अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने धर्म के जो धर्म है उसकी मौलिक रचना भी की, धर्म की, इसी किताब में। अब जानते हैं आप लोग बुक का नाम, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ, या आप ये कह लीजिए कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप या रूप। अच्छा, ये किताब पता चल गई, वर्ष पता चल गया और 2 खंडन पता चल गए आपको। अब तीसरी बात सुनिए, इसी किताब में दुर्खिम ने एक ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी में एक जनजाति होती है, उसका क्या नाम है बताएंगे? हाँ, अरुंटा जनजाति। अरुंटा जनजाति में टोटमवादी धर्म का विश्लेषण किया। किसका विश्लेषण किया? टोटमवादी धर्म का विश्लेषण किया। अब जरा ध्यान से सुनिए, अभी यहाँ पे क्लियर होगा। तो दुर्खिम का मानना है कि धर्म एक सामाजिक प्रघटना है, अतः धर्म का निर्माण समाज करता है, इसलिए समाज ही धर्म है। तो समाज ही धर्म है, ये मानना किसका है? दुर्खिम का। और समाज ही ईश्वर है, ये मानना किसका है? दुर्खिम का। और समाज ही स्वर्ग है, ये मानना किसका है? दुर्खिम का। तो समाज ही स्वर्ग का साम्राज्य है, ये बात यहाँ देखने को मिली धर्म की एक सामाजिक प्रघटना में। अब इसी किताब में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ में ही जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी अरुंटा जनजाति में टोटमवादी धर्म का इसमें जब विश्लेषण किया तो वहां पर बेसिकली 2 अवधारणाएं बन के आई और इन्हीं 2 अवधारणाओं के बारे में जिक्र किया दुर्खिम ने। नाम क्या था? एक था पवित्र और एक था अपवित्र। यह अवधारणा समाज के सापेक्ष होती है। पवित्र वस्तुओं को ही धर्म की संज्ञा दी गई। पवित्र किसे कहा गया? जो पवित्र चीजें हैं वो धर्म है। और धर्म निर्माण समाज इसलिए करता है जिससे समाज में संगठन बना रहे। धर्म क्यों निर्माण करता है समाज? ताकि लोगों में एकता बनी रहे, लोगों में संगठन बना रहे, इसलिए धर्म का निर्माण। और ये पवित्र चीजें हैं, ये मानना किसका है? इस्माइल दुर्खिम का। ये बात ध्यान रखिएगा। अलौकिक शक्तियों को ईश्वर के नाम से जाना जाता है और उनसे धर्म को सामाजिक घटना माना, इसलिए उनकी विवेचना समाजशास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत की गई है। तो एक धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की एक संकलित व्यवस्था है, अर्थात जो अलग और निर्दिष्ट जो चीजें निर्दिष्ट हो रही हैं, आप समझते हैं
एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, निषिद्ध का मतलब क्या होता है? निषिद्ध का मतलब क्या होगा? हाँ, जिसका, हाँ, जिसका निषेध हो, जिसका निषेध हो और जिसके लिए मनाही हो, जो ना करने योग्य हो वही निषिद्ध होता है ना। करेक्ट। तो इसका कहने का भाव यही था, इनका कहने का जो तात्पर्य था कि अर्थात जो अलग और निषिद्ध होता है वे विश्वास और आचरण जिनको सभी मानते हैं, जो एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होती है, वही बेसिकली प्रक्रियाएं चर्च के रूप में आती है। और चर्च जैसे शब्दों को पवित्र से रिलेट करा दिया दुर्खिम ने। अब दुर्खिम फिर आगे क्या कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है दुनिया की? ये भी ध्यान रखिएगा, अरुंटा जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति अरुंटा। अब अरुंटा का अध्ययन करने ऑस्ट्रेलिया गए और यहाँ पर उन्हें धर्म का एक स्वरूप टोटमवाद मिला। तो टोटम प्रकृति के सजीव और निर्जीव वस्तुएं। दुर्खिम का मानना है कि टोटम दुनिया की सबसे प्राचीन धर्म है और इसके द्वारा ही दुनिया के सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो दुनिया में जितने धर्म हैं, है ना, उन सभी धर्मों की उत्पत्ति टोटमवाद से हुई है। और ये बात कहने वाला को कोई विद्वान था तो इस्माइल दुर्खिम था। इस्माइल दुर्खिम था। तो समाज ही धर्म, टोटम, टोटम हिंदी ही शब्द है, इन्होंने एक नाम दिया है टोटम। टोटम एक नाम दिया गया है, टोटम कोई पर्टिकुलर ऐसी पार्ट नहीं है, है ना, एक नाम दिया गया है टोटम। जैसे मैंने आपसे बताया ना, भी एक पॉइंट आप सबसे जिक्र किया कि जो धर्म का अध्ययन कर रहे हैं वो टोटमवाद का एक नाम दिया इन्होंने। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए, ये धर्म की उत्पत्ति, सुनिए 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 सुनिए, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी थी? अरुंटा। अब अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया। अब अरुंटा जनजाति पाई कहाँ जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया में ही जो ये अरुंटा जनजाति है, वहीं धर्म का एक स्वरूप उनको मिला, उसको बोला इन्होंने टोटमवाद। इन्होंने टोटमवाद नाम दिया, टोटमवाद इन्होंने नाम दिया। और फिर इन्होंने कहा, जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान रखें सभी लोग, दो बातें, एक पवित्र और एक अपवित्र, है ना। देखिए, पवित्र वस्तुएं वह हैं जिनकी निषेध संरक्षा करता है और पृथक करता है, वो पवित्र हैं। अपवित्र वस्तुएं वे हैं जिन पर वे निषेध लागू हो ताकि पहली वस्तुओं से दूर रहें, है ना। तो पवित्र और अपवित्र दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है ना, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, मैं कुछ बात करता हूँ, आप मेरी बात को समझिए। पवित्र वस्तुएं या विचारों की रक्षा जिन सामाजिक विश्वास से हो रहा है, ध्यान सुनिए, पवित्र वस्तुएं या विचार की रक्षा जिन सामाजिक विश्वासों से, विधि विधानों से, अनुष्ठानों से, संस्कारों से जो होता है उसी को धर्म कहा। और इसी प्रकार धर्म की सामाजिक विचार और विश्वास से होती है जिन्हें समाज पवित्र कहता है, जिन्हें समाज पवित्र का नाम देता है ना। तो पवित्र जो चीजें समाज में पॉजिटिव तरीके से चल रही है वो पवित्र का पार्ट है, पवित्र धर्म है। और अपवित्र धर्म इन्होंने दूसरे पॉइंट में रिलेट करा दिया कि वो नेगेटिव पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीजें थी, यहाँ पे धर्म का इस तरीके से उदय हुआ। तो धर्म का व्याख्या के विषय में दुर्खिम ने टाइलर, स्पेंसर और जीववाद और मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद का खंडन किया है। तो धर्म में नोट कर लीजिए, एक टाइलर का नाम, एक स्पेंसर का नाम, स्पेंसर का क्या? जीववाद, और एक मैक्स मूलर का नाम, मैक्स मूलर का क्या? प्रकृतिवाद। अभी आपने पढ़ा है। टाइलर का क्या था? टाइलर का क्या था अभी आपने बताया था? आत्मी, जी हाँ, आत्मवादी, ठीक है। टाइलर, टाइलर हाँ, टाइलर का आत्मवादी, हाँ, स्पेंसर का जीववाद, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का ये खंडन करते हैं। ये तीन बातें। पवित्र अपवित्र में अंतर की व्याख्या भी इन्होंने किया है।
टायलर ने, ठीक है, तो सॉरी क्या नाम है, इस्माइल दुर्खिम ने, इस्माइल दुर्खिम ने, हाँ ठीक है। अब धर्म का काम क्या है, धर्म का कार्य क्या है, ये आपको थोड़ा सा बता के फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, इसका काम बता देता हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला तो काम ये है, दुर्खिम कहते हैं कि धर्म मानव जीवन के दो पक्ष, धर्म जो है, धर्म के काम में मानव जीवन के दो पक्ष हैं और दो पक्षों में विभाजित किया है। धर्म मानव जीवन के दो पक्ष हैं। ये कार्य, एक कौन कौन से दो पक्ष कार्य में काम किया है, एक था पवित्र और दूसरा क्या था, अपवित्र। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, कहा कि धर्म अपने सदस्यों को, धर्म अपने सदस्यों को इन दोनों पक्षों को अलग रखने की शिक्षा देता है, क्योंकि पवित्र जीवन से दूर हो जाना और धार्मिक भ्रष्टाचार, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि धर्म अपने सदस्यों को इन दोनों पक्षों को अलग रखने की शिक्षा देता है कि ये पवित्र है, ये अपवित्र है, क्योंकि पवित्र जीवन से दूर हो जाना धार्मिक भ्रष्टाचार है, यानी धार्मिक भ्रष्टाचार है तो वो दूर हो जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी बात, धर्म लोगों की वो शिक्षा देता है, धर्म जहाँ सामान्य अपवित्र क्रिया वाले स्थान से धर्म का स्थान अलग हो जाना या अलग होने की प्रक्रिया में अपने दैनिक उपयोग में या अपने दैनिक उपयोग के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं करना, परंतु ये पाठ वो है जो अपवित्र क्रिया है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि अपवित्र क्रिया वाले स्थान या धर्म के स्थान से अलग कर देता है। ये तीसरी बात है, ये धर्म का कार्य है। और चौथी बात, धर्म अपवित्र कार्यों के लिए धार्मिक शुद्धि करने का आदेश देता है। अब ध्यान सुनिए, शुद्धिकरण का जो सिद्धांत है वो पाउले फ्रेरे का है, चैतन्यकरण का जो सिद्धांत है वो पाउले फ्रेरे का है, लेकिन धर्म अपवित्र कार्यों के लिए धार्मिक शुद्धि करने का जो आदेश देता है वो इस्माइल दुर्खिम का है, वो इस्माइल दुर्खिम का है। और धर्म एक, अगर हम बात करते हैं धर्म को लेकर या समाज को शुद्धिकरण को लेकर, तो आप समाज सुधारक में नाम किसका लेंगे, दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। धर्म समाज को संगठित और नियंत्रित करता है, ये बात भी सही है, धर्म जो है समाज को संगठित और नियंत्रित करता है, ठीक है। दुर्खिम का ये कथन भी गलत है। कुछ विद्वानों ने कहा कि टोटमवाद धर्म का सर्व प्रमुख और सर्वप्रथम आधार नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम आधार अगर कोई मानता है तो वो दुर्खिम मानते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको नकार दिया था, कुछ विद्वानों ने नकार दिया था, ठीक है। और कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि धर्म की उन्नति से सामाजिक कारक की ही एकमात्र कारक नहीं है, और धर्म ही बता दिया इन्होंने, धर्म ही बताया कि समाज को अगर उन्नति पे लेके जाना है, समाज की उन्नति में अगर किसी की भूमिका है तो वो धर्म है, ये दुर्खिम कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि भैया एकमात्र यही कारक नहीं है कि जो धर्म ही रिलेट करे, बहुत सारे कारक हो सकते हैं, है ना, समाज को लेकर आगे आने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बात जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद में धार्मिक घटनाओं के संपूर्ण निकाय के रूप में लिया, केवल एक ही भाग पर विचार किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये था पार्ट इस्माइल दुर्खिम का। आगे देखते हैं और भी चीजों पर। श्रम का विभाजन का प्रकार हो गया, धर्म का प्रकारवादी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन कौन सा पार्ट है जो इस्माइल दुर्खिम का है। अगर पेपर में सवाल आए कि ईश्वर वस्तुतः समाज ही एक स्वदेश है, तो इस प्रक्रिया में नाम अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो अब आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, इस्माइल दुर्खिम का स्टेटमेंट बताएंगे। समाज ही वास्तविक देवता है, अगर पेपर में सवाल आएगा किसने दिया है, तो इस्माइल दुर्खिम ने दिया है। नैतिक समुदाय की अवधारणा किसने दिया है, तो इस्माइल दुर्खिम ने दिया है। यांत्रिक और सावयवी एकता के बारे में किसने बात किया है, तो इस्माइल दुर्खिम ने बात किया है। धर्म का समाजशास्त्र पर बात करता है, किसने दिया है, तो इस्माइल दुर्खिम ने दिया है। कुछ किताबें भी हैं इस्माइल दुर्खिम के, ठीक है। अब इन किताबों में अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको आपको बता देता हूं।
देखो, अभी भी मैंने बात किया आपसे कि डिवीज़न, अगर अभी भी हमने बात किया है, इस्माइल दुर्खिम के कुछ स्टेटमेंट थे, कुछ किताबें थी। जैसे एक डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी है। एक आपका अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी, एक किताब उनकी इम्पोर्टेंट है ना? यहाँ पे आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, ये रहा। द डिवीज़न करके किताब आती है, तो 1893 की आती है, ठीक है? और द रिलीजन्स ऑफ मेथड ऑफ सोशोलॉजी किताब आती है, तो वो 1895 की आती है। आत्महत्या एक किताब आती है, तो 1895 की नाम आती है, ठीक है? एक फॉर्म्स एलिमेंट्री सोसाइटी करके अभी मैंने किताब बताया, तो 1912 आती है। तो ये 3-4 किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी किताबें यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा इस्माइल दुर्खिम की। इस्माइल दुर्खिम ने एक बात और बताया है आत्महत्या को लेकर, अभी यहाँ पर एक शब्द मैंने जिक्र किया है, आत्महत्या, द सुसाइड करके, तो वो किताब 1897 की है ना? अब 1897 की किताब यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग, आत्महत्या 1895 लिखा हुआ है, ये से करेक्ट करिए, 1897 है ना? अब देखिए, ये आत्महत्या, आत्महत्या बेसिकली जोखिम कहते हैं कि आत्म विनाश है ना, और अपने जीवन का अंत करना आत्महत्या कहलाता है सामान्य अर्थों में। अनेक विचारकों ने आत्महत्या को एक वैयक्तिक घटना माना है, जो निर्धनता हो सकता है, निराशा हो सकता है ना, उदासीनता हो सकता है, जिससे स्वयं के द्वारा घटित मृत्यु ही आत्महत्या का पाठ बन जाती है। इन्होंने आत्महत्या की समाजशास्त्रीय परिभाषा में कहा है कि आत्महत्या की समाजशास्त्रीय परिभाषा में कि आत्महत्या का प्रयोग उन सभी मृत्युओं से किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्यों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं, जिसके बारे में यह जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम यानी मृत्यु को उत्पन्न करेगा, है ना? ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। आत्महत्या भी बेसिकली इन्होंने कुछ शब्दों से रिप्रेजेंट किया है, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट वो शब्द हैं आत्महत्या में, है ना? कारक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कारक हमें देखने को मिलते हैं। आत्महत्या के सामाजिक घटनाएं भी सिद्धांत या कारक के रूप में हम इसको भी रखते हैं, है ना? ठीक है। अब आत्महत्या कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है अहमवादी आत्महत्या, एक होता है अस्वाभाविक आत्महत्या, एक होता है परार्थवादी आत्महत्या। ये 3 टाइप का होता है और तीनों टाइप जो है इस्माइल दुर्खिम के हैं। 3 टाइप का होता है ये आत्महत्या और तीनों के तीनों टाइप किसके हैं? इस्माइल दुर्खिम के। नोट करते रहिएगा। जिसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ऐसी बात नहीं, पीडीएफ सारा है अपने पास, है ना? आपको मिल जाएगी। अब अहमवादी मैं एक-एक करके बता दूं थोड़ा-थोड़ा सा क्या होता है ये आत्महत्या में, उस आत्महत्या में बताओ। ओके, देखिए जो अहमवादी आत्महत्या है ना, इसको समझ लीजिए। दुर्खिम कहते थे कि जब व्यक्ति यह एहसास करता है कि उसका समूह या समाज उसकी अवहेलना या तिरस्कार या घृणा या बहिष्कार करता है, बात को समझिएगा, तिरस्कार, घृणा, बहिष्कार इत्यादि करता है, तो उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है। तो ऐसी अवस्था में वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है और उसे ही अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। उसे ही अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जब समाज या समूह या समुदाय उसका तिरस्कार कर दे, उसकी अवहेलना करे, उससे घृणा करे, तो वो पार्ट बनता है ये आत्महत्या का। सब सारी प्रक्रियाएं प्रकार्यवाद को रिलेट कराती हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा एक पार्ट था आपका सामने, क्या था? अस्वाभाविक था ना, अस्वाभाविक ही तो था।
अस्वाभाविक एक आत्महत्या होता है। इसको समझ लो। दुर्खिम कहते हैं कि अस्वाभाविक आत्महत्या, बात को समझिए, क्योंकि पेपर में जब सवाल प्रश्न आता है तो इन टाइपों से भी प्रश्न कभी बन जाते हैं। तो अस्वाभाविक आत्महत्या व्यक्ति के जीवन में आए एकाएक परिवर्तन से अस्वाभाविक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के सामने अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे वह अनुकूलित ना हो पाए या अनुकूलन ना कर पाए, तो उसे मानसिक तनाव की अवस्थाएं की उपस्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है अचानक, जिससे वह आत्महत्या करता है। जैसे अगर मैं कहूँ, अचानक दिवालिया होना, बड़ी लॉटरी आ जाना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, अत्यधिक दुख में आ जाना, अचानक कोई प्रक्रिया अचानक आ जाए, है ना, तो इसे अस्वाभाविक आत्महत्या का नाम दिया गया। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय होती है जब व्यक्ति सामाजिक और सामूहिक जीवन में अस्वाभाविक परिवर्तन के कारण उसके कष्टों में वृद्धि हो जाती है और वह उसे सहन नहीं कर पाता है, तो आत्महत्या की ओर वो प्रेरित हो जाता है ना। तो रीजन आर्थिक अस्वाभाविक भी हो सकता है, पारिवारिक अस्वाभाविक भी हो सकता है, यौन अस्वाभाविक भी हो सकता है। इसके 3 अस्वाभाविकता का वर्णन किया गया है। इसमें 3 जो है अस्वाभाविकता का वर्णन किया गया है। एक आर्थिक अस्वाभाविकता का, एक पारिवारिक अस्वाभाविकता का और एक यौन अस्वाभाविकता का, और जो अस्वाभाविक आत्महत्या को रिलेट कराता है, अचानक वाली प्रक्रिया। और एक था हमारे सामने परार्थवादी, यही था ना, तीसरा और आखिरी लास्ट था आत्महत्या। समझ में आ रहा है? बताइए। देखिए, बताएंगे नहीं तो समझ में मुझे नहीं आएगा। ओके, देखिए, ये जो परार्थवादी आत्महत्या है, परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति दूसरों के लिए आत्महत्या करता है। परार्थवादी में अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरों के लिए आत्महत्या करता है। दुर्खिम ने कहा कि जब व्यक्ति का समाज के साथ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध हो जाता है ना, घनिष्ठ संबंध हो जाता है समाज के साथ, तो व्यक्ति अपने समाज के लिए आत्महत्या पर या आत्मबलि करने लगता है। और इस अवस्था में समाज में अत्यधिक एकता देखने को मिलती है, उस समाज में अत्यधिक एकता होगी। इससे आत्महत्या को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा भारत की इतिहास में कि भारत की राजपूत रानी राजपूत गौरव को बनाए रखने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्महत्या, जिसको जौहर कहते थे आप लोग, हाँ, जौहर करती थी। तो दुर्खिम इसी संबंध को घोर परामर्थ के कारण घटित आत्महत्या को ही हम परमार्थी आत्महत्या कहते हैं। इसी परमार्थी को मतलब दूसरों के लिए एक प्रकार से आत्महत्या। आपने तो सुना ही होगा हिस्ट्री में महाराणा प्रताप वाली प्रक्रिया में अगर हम जब जिक्र करते हैं तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। बात सही है ना? बताइए। अब इसी परमार्थ आत्महत्या में 3 प्रकार का उल्लेख इसमें भी दुर्खिम ने किया। एक बताया अनिवार्य, और एक बताया अनिवार्य, दूसरा बताया ऐच्छिक, तीसरा इन्होंने बताया उग्र। ठीक है। देखिए, अनिवार्य में इन्होंने कहा कि आत्महत्या में व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य के लिए आत्महत्या करता है। अनिवार्य परमार्थ में सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य के लिए, इसमें ना व्यक्ति का संबंध समाज और धर्म से इतना अटूट होता है कि वह उसके लिए अपने जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन एक ऐच्छिक भी है। ऐच्छिक परमार्थ आत्महत्या में व्यक्ति की इच्छा इस बात पर निर्णय करती है कि वह आत्महत्या करे या ना करे। जब व्यक्ति परमार्थ के लिए आत्महत्या अपनी इच्छा से करता है तो उसे ऐच्छिक परमार्थ आत्महत्या कहते हैं।
इससे व्यक्ति का कुछ विशेष परिस्थितियां या नैतिक दृष्टि से आत्महत्या करता है वो। यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई निंदनीय काम किया है, कोई निंदनीय काम किया है जिससे उसका और उसके परिवार का सिर शर्म से झुक जाता है, तो उसके अंदर यह भावना उत्पन्न होती है कि परिवार और समाज उससे आत्महत्या की मांग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह अपनी इच्छा से आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसका परिवार खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो उसे कहते हैं ऐच्छिक परमार्थ आत्महत्या। क्लियर हुआ? और एक है उग्र। उग्र में आत्महत्या में व्यक्ति जो है बलिदान का संपूर्ण सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए अपने को मार डालता है। जब व्यक्ति का यह उद्देश्य होता है कि मृत्यु ही मोक्ष है, तो वह आत्महत्या करके मोक्ष को पाना चाहता है। वही उग्र परमार्थ का सार तत्व है ना। तो इस तरीके से इस्माइल दुर्खिम ने भारतीय संदर्भ में इस आत्महत्या का जो है उल्लेख भी किया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थे आज का जो है टॉपिक हमारा, और ये टॉपिक आधारित था प्रकारिवाद पर। ठीक है, जिसमें इस्माइल दुर्खिम मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आत्महत्या का देखिए सिद्धांत भी नीचे आ ही रहा था उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रकारिवाद में एक नाम और आएगा, मैलिनोवस्की और मर्टन। ये दो नामों को हम और बताएंगे इनके बारे में, उसके बाद प्रकारिवाद भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दुर्खिम से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। तो जो कल की क्लास, जो शाम की क्लास हमारी होगी, अभी शाम वाले में शाम की क्लास है आप सबकी। ठीक है, उस पर मैं जिक्र करूंगा आप लोगों से। हाँ, 7 बजे क्लास है आपकी, है ना। ठीक है, देखो मानवतावाद का सिद्धांत आपका अब्राहम मैस्लो का नाम। ठीक है, मानवतावाद का सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। लेकिन मानवतावाद युग की बात आती है ना, तो हेलन क्लार्क का नाम आता है। मानवतावाद का सिद्धांत, हाँ, युग। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हम लोग जो है चर्चा करेंगे, शाम को फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, ओके ओके, मैं देख के, हाँ देख के बताता हूँ आपको। ठीक है ना। अच्छा, अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सभी लोग सुन लीजिए। 14 तारीख से आप सबकी जो क्लासेस हैं वो दिल्ली से, आप सबकी क्लासेस जो हैं चलाई जाएंगी दिल्ली से। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और तब क्लास आपकी जो समय रहेगा वो एक क्लास रहेगा मॉर्निंग में 6:30, एक क्लास आफ्टरनून में रहेगा 1 PM। PhD की पहली यूनिट स्टार्ट हो गया, नया बैच है ये, और आप सब ज्वाइन जरूर करिएगा इसको। ठीक है, 1 PM वाली। और एक है 7 से 8, और एक रहेगी 8:30 से 7 से 8 वाली UGC की है, और 8:30 से 9:30 वाली जो है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की है, मेडिकल सोशल वर्क की है। ठीक है ना। चलिए।